अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रोशा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नाम आप लोग को लास्ट में पता चल जाएगा। तो जरा चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। उठ जाओ आयशा, देर हो रही है कॉलेज से। शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी से उठ जाओ। आसिया बेगम अपनी साहबजादी को कब से उठा रही थी, लेकिन ये मेरा महसूस हो रही थी जैसे सालों की नींद आज ही पूरी करनी हो। आसिया बेगम के प्यार से उठाने पर भी ना उठी तो उन्होंने गुस्सारा थोड़ा सा गुस्सा किया, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बनाती उठ रही थी। यार मामा, इतनी देर से क्यों उठाया? मुझे जल्दी जाना था आज। एक तो उठी भी देर से, खुद और सारी बात माँ पर। आसिया बेगम तो अपनी बेटी की बात पर हैरान के साथ साथ गुस्सा भी हो गई थी। वाह बेटे, क्या खूब कहना तुम्हारा। एक तो कब से उठा रही हूँ, सारा कसूर माँ का। इसने हमेशा की तरह माँ का गुस्सा खत्म करने के लिए इनके गले में लग गई थी और प्यार किया और कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। आसिया बेगम ने अपनी प्यारी बच्ची को दुआ दी और किचन में चली गई। आयशा तैयार होकर लाउंज में आई तो अम्मी की नाश्ते की टेबल पर इसी का इंतजार हो रहा था। हारिस आयशा का भाई से देखकर फौरन शरारती मूड में आ गया था। ओहो, चुड़ैल आ गई। अब आपकी इजाज़त हो तो नाश्ता शुरू करें, क्योंकि बाबा तो तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करते। वो आयशा को चढ़ाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। वो अपने बाबा साकिब साहब की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी और हमेशा की तरह अपने भाई को जवाब देना ज़रूरी समझा। मैं चुड़ैल तो तुम भूत हो। इसकी बात पर हारिस का कहका लाउंज में गूंजा था। साकिब साहब और आसिया बेगम अपने बच्चों की शरारतें देखकर मुस्कुरा रहे थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता हुआ। आयशा की बस आई और वो कॉलेज के लिए निकल गई। साकिब साहब और हारिस भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। आसिया बेगम घर के काम में मसरूफ हो गई। वो कॉलेज पहुंची तो हस्बे मामूल सुंबल और साहिबा सालेहा इसी का इंतजार कर रहे थे। आयशा को आता देखकर दोनों इसकी तरफ भागे। तो सबसे पहले सुंबल ने अपना सारा गुस्सा आयशा पर निकाला था, क्योंकि वो दोनों पिछले 20 मिनट से इसका इंतजार कर रही थी। हाँ तो आ गई मोहतरमा, इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी भी नहा आती तो ज़्यादा बेहतर था। सुंबल के चुप होते ही सालिया शुरू हो गई थी। यार आयशा, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, थके हैं हम तुम्हारा इंतजार करते करते। बता भी है आज सर वजदान की क्लास है और थोड़ा भी देर से जाओ तो कितना गुस्सा होते हैं। सालिया की बात पर आयशा और सुंबल ने एक दूसरे को देखा, फिर वो हंसना शुरू हो गई थी। और सुंबल तो समझ रही हो ना, मैडम को वजदान सर की क्लास लेने की कितनी जल्दी है। आयशा की बात पर सुंबल ने भी हंसते हुए हामी भरी थी, जिस पर सालिया छिड़ गई थी। हद है यार, तुम दोनों की मेरी बात का वो मतलब नहीं था। इसकी उर्दू की पहली टीचर थी, लेकिन कुछ मिसाल की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, इसलिए अब इन्हें सर वजदान पर आ रहे थे। वजदान मर्दों में खूबसूरती की मिसाल था। लंबा कद, भूरे बाल, काली आंखें और बेहद हैंडसम। वो आसानी से किसी भी लड़की को अपनी जाने मतवजा कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं था। इसने कभी किसी लड़की पर अपनी खूबसूरती का फ़ायदा नहीं उठाया था। लेकिन सालिहा वो पहली लड़की थी जिसे देखकर फैज़ान को पहली नज़र में इश्क हो गया था। उसने सोच लिया था कि सालिया सिर्फ सालिया से शादी करेगा। क्लास पढ़ाते पढ़ाते बार बार सालिया को देखना, ज़्यादातर इसी को मुखातिब करना, ही सब आयशा और सुंबल ने बहुत अच्छे से नोट किया था। अंदाज़ा तो आयशा सालिया को भी इस बात का हो गया था कि फैज़ान इसे पसंद करता है, लेकिन वो बस अनजान थी। और अल्लाह ताला ने औरत में ये खासियत रखी है कि वो मर्द की नज़रों को आसानी से पढ़ लेती है। आयशा और सुंबल इसे बहुत छेड़ती थी, लेकिन इसने कभी वजदान के बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं था कि वजदान ने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। इसने अपनी 25 साल ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की को देखा था, लेकिन सालिया को देखकर इसे एहसास हुआ कि औरत के मायने ढांपने के हैं और खूबसूरत चीज़ को छुपा कर ढांप कर रखा जाता है। इसी तरह औरत बहुत खूबसूरत है जो सिर्फ पर्दा में अच्छी लगती है। सालिया हमेशा हिजाब में रहती थी, यही बात वजदान को इसकी तरफ मतवजा करती थी और वो इस मासूम लड़की से इश्क कर बैठा था। ये बात तो रब जानता है कि किस्मत में इनका साथ है या भी नहीं। ये लाहौर कॉलेज का पंजाब कॉलेज है जहाँ ये तीनों पढ़ती थी। अब इनका सेकेंड ईयर है और पूरे कॉलेज में इनकी दोस्ती मशहूर थी। आयशा शरारती थी, सुंबल गुस्से की तेज थी और किताबें पढ़ने की शौकीन थी, जबकि सालिहा थोड़ी खामोश मिजाज थी। सुंबल और सालिहा कजन्स थी, जबकि आयशा से इनकी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। सुंबल और आयशा के वालिद भाई थे, असलम और फुरकान। दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। असलम साहब के 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। नताशा शादी वाली थी। अरसल ने डिग्री के बाद असलम साहब का बिजनेस संभाल लिया था। सुंबल की पढ़ाई चल रही थी। तीनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था। फुरकान साहब की इकलौती बेटी थी सालिहा, जो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। असलम साहब ने वालिद की वफात के बाद फुरकान को बिल्कुल बाप बनकर पाला था। इसी वजह से दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत था। अरसद सुंबल का भाई सालिहा को पसंद करता था, लेकिन बात इसने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो सालिहा की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद घर में बात करना चाहता था। वजदान ने बहुत जल्द अपनी काबिलियत के बाद सब अच्छे टीचर होने का एजाज़ ले लिया था। आज वजदान से मिलने इसका जिगरी दोस्त आया था, वो भी बताए बगैर मोहित वजदान को सरप्राइज देना चाहता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। इनकी दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों में एक दूसरे की जान बसती थी।
मोहित वजदान के ऑफिस में जा रहा था जब इसकी टक्कर सुंबल से हुई थी। सुंबल पर अपनी किताबें गिरने का गुस्सा सवार हो गया था। अंधे हो गया, देख कर नहीं चल सकते हैं, ये आंखें नहीं है बटन है। मोहित कुछ लम्हों के लिए सुंबल को देखता रह गया था, लेकिन वो जल्द खुद पर काबू पा लिया था। वैसे तो मेरी गलती नहीं थी और गुस्सा भी मैडम मुझ पर कर रही है, वो भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। सुंबल को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए इसने मोहित से माजरत कर ली। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। मोहित को इसका आप कहना अच्छा लगा था। वो 2 कदम आगे बढ़ता सुंबल के करीब हुआ था। मोहित की इस हरकत पर सुंबल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। देखो, दूर रहो मुझसे, ये नहीं समझना मैं अकेली हूँ तो तुम कुछ भी करो। डर तो वो खुद भी गई थी, लेकिन ज़ाहिर खुद को मजबूत रखना ज़रूरी था। मोहित ने इसके वापस तुम कहने पर चिढ़ गया था। तुम्हारा आप कहना ज़्यादा अच्छा लगा था तुम कहने के मुकाबले में। इसने सुंबल की कलाई को थोड़ा गुस्सा देखते हुए पकड़ा। सुंबल इसकी बात और हरकत पर गुस्से से लाल हो गई थी। किस खुशी में आप कहूँ, बल्कि बात भी क्यों करूँ, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम मेरे चचा के बेटे लगते हो क्या? सुंबल ने अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़वाते हुए कहा था। इसकी बातों में मोहित ने इसकी कलाई पर गिरफ्त और मजबूत कर दी थी। जनाब, मतलब तो आपकी जिंदगी भर मुझसे ही आने हैं। लेकिन सुंबल को इसकी इतनी मजबूत गिरफ्त पर रोना आ रहा था। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। सुंबल की आंखों में आंसू देखकर मोहित के दिल को कुछ हुआ था। फोन से इसने हाथ छोड़ दिया था। प्लीज रोना नहीं, मुझे तुम्हारे आंसू देखकर तकलीफ हो रही है। मोहित को खुद भी अंदाजा नहीं था वो क्या बोल रहा है। मोहित अपनी बात कहकर फौरन आगे बढ़ गया था। सुंबल इसे आगे बढ़ता हुआ देखकर पीछे से बड़बड़ाई थी, अजीब आदमी। मोहित तक इसकी आवाज पहुंच गई थी, इसलिए वो कहका लगाता आगे बढ़ गया। आज वैसे भी सुंबल का मूड अच्छा नहीं था, सारेहा का बुखार था, इसलिए वो कॉलेज नहीं आई, जबकि आयशा का आज कॉलेज आने का दिल नहीं था। लेकिन सुंबल को अपना लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो अकेली ही आ गई थी। और अब मोहित के साथ होने वाला वाक़या सुंबल के सर में अब दर्द शुरू हो गया था। वो खुद को कोस रही थी कि आज कॉलेज क्यों आई, अगर ना आती तो ये सब ना होता। मोहित वजदान के ऑफिस में बगैर नौक के दाखिल हुआ था। इस हरकत पर वजदान ने मोहित को सख्त गुरी से नवाजा था। दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मोहित को इसका इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हद है बड़ी, एक तो तुमसे पहली बार मिलने आए हो तुम्हारे कॉलेज और तुम हो के बात ही नहीं कर रहे। अच्छा बेटा, तुम्हें लगता है तुम इतनी इज्जत से बगैर बताए आओगे और मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा? वजदान की बात पर मोहित ने इसे माजरत कर ली, क्योंकि वो जानता था इसका दोस्त बगैर माने बात नहीं करेगा। अच्छा यार, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। मोहित के कहने पर वजदान बोला था, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ड्रामेबाज ना बनो और आओ बैठो। वजदान के कहने की देर थी, मोहित फौरन इसके गले लग गया था। मोहित बगैर कुछ बोले गले तभी लगता था वजदान के, जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। वजदान को अपने दोस्त को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मोहित बहुत कम खुश हुआ करता था। मोहित ने अपने बचपन में बहुत दुख देखे थे। इसके वालिद के इंतकाल के बाद इसकी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करी, और मोहित की वालदा नजमा ने भी घर में सिलाई किया करती थी, जिससे इन दोनों माँ बेटे का गुजारा हो रहा था। मोहित बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहा था, इसी वजह से अपनी माँ को सिलाई भी नहीं करने देता था। अब इसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। लेकिन मोहित वो वक्त नहीं भूला था जब इसके वालिद का इंतकाल के बाद रिश्तेदारों ने इनका साथ ऐसे छोड़ा था जैसे जानते भी ना हो। ये बात जब भी मोहित याद करता से बहुत तकलीफ होती थी। और फिर बाप की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। वो किसी को अपने दुख नहीं बताता था, लेकिन वजदान वो पहला इंसान था जिसके सामने अपने दिल की हर बात करता था। यही इनकी दोस्ती की खूबसूरती थी। अच्छा बताओ इस खुशी की वजह? वजदान के पूछने पर मोहित ने इसे थोड़ी देर पहले की सारी बात बता दी। वजदान, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, इसे देखते पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, उसे कभी दूर न जाने दो। यार मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, नाम तक नहीं पता, कैसे बात करूँ इससे? मोहित वजदान को अपने दिल का हाल बता रहा था। अच्छा तुम परेशान मत हो, किस्मत में अगर मिलना हुआ तो खुद मिल जाओगे। मोहित ने दिल में इस जालिम हसीना के मिलने की दुआ की, और शायद वो कबूलियत का वक्त था। चलो अभी मैं फ्री हूँ, कॉफ़ी पीने चलते हैं कैंटीन। वजदान के कहने पर दोनों कॉफ़ी पीने के लिए निकल गए थे। वो दोनों कैंटीन पहुंचे जब मोहित को एक बार फिर सुंबल दिख गई थी। इस वक्त ब्रेक का टाइम था। सुंबल अकेली बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। यार बेटी वो देख, यही है जिसका मैं तुझे बता रहा था। मोहित के कहने पर वजदान ने इसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया। ये तो मेरी स्टूडेंट है, तुझे यही मिली थी मोहब्बत के लिए? वो जहाँ वजदान इसे देखा हैरान हुआ था, वहीं वजदान इसका स्टूडेंट कहने पर खुश हुआ था। यार मतलब तुम मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? और किस नहीं, वजदान ने साफ इनकार किया था। यार वजदान इतना जालिम ना बन। अच्छा सिर्फ नाम बता दे। सिर्फ नाम बताऊंगा, अगर और कुछ पूछेगा तो भी नहीं बताऊंगा। वजदान के कहने पर मोहित का मुंह बन गया। अच्छा यार ठीक है, बता भी, यहाँ तरसा तरसा के मारेगा। वजदान ने मोहित का चेहरा देखा, जो शायद गुस्से में था, और वह मुश्किल अपनी हंसी काबू करते हुए बोला था, सुंबल नाम है और गुस्से की बहुत तेज है। वजदान के बताने पर मोहित ने दिल ही दिल में उसके नाम के आगे अपना नाम जोड़ा, सुंबल मोहित, और वो मुस्कुरा दिया था। आज आयशा मैडम ने कॉलेज की छुट्टी की थी, तो वो सुकून से बैठ नहीं सकती थी, इसलिए किचन में घुस गई थी। मम्मा
आज मैं आपके साथ कुकिंग करूँगी। इसी वक़्त हारिस ऑफ़िस से आया था। हारिस ने आयशा की बात सुन कैसे चढ़ाना ज़रूरी समझा। मम्मा चेक कर ले आज मेरी चुड़ैल की तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि और कुकिंग मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अज़ीज़ है, मैं इसके हाथ का खाना नहीं खा सकता। हारिस के मज़ाक करने पर वो सच में नाराज़ हो गई थी। यार भई मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप हमेशा ऐसे बोलते हो। कोई छोटे बच्चे की तरह नाराज़ हो गई थी। अरे चंदा मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो आज बताओ इजाज़त है मेरी तरफ से। बनाओ जो भी बनाना है। हारिस किस तरह बोलने पर आयशा अपने भाई के गले लगी थी। जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं और आयशा खाना बना लिया। सब बेगम के कहने पर मुस्कुराकर रूम में चला गया। सुंबल घर पहुंचते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी। असलम साहब के बुलाने पर भी सर का दर्द बनाना का बहाना बना लिया था। इसने आज वह होने वाले वाक़ये को अपने सर पर सवार कर लिया। तो यही सोचते-सोचते कभी से नींद आगे से पता न चला। मोहित 24 साल खूबसूरत नौजवान लड़का था। गंदमी रंगत, हल्की शेव और दाएँ गाल पर पड़ता डिंपल जो बेहद इस पर अच्छा लगता था, लेकिन मुकाबले भी सुंबल असलम थी। कहाँ थी जल्दी मोहित की मोहब्बत में गिरफ्तार होती। सुंबल गोरे रंग के लंबे बाल कमर से नीचे आते इसको हमेशा पोनीटेल में बनाए हुए थी। नूडल्स की शौकीन इस हसीना पर मोहित अपना दिल हार बैठा था, लेकिन जब ये मासूम गुड़िया गुस्से में आती तो पूरा घर सर पर उठा लेती। सालिया के बुखार की बात जब से फरदान को पता चली थी वो बेहद बेचैन था। सालिया ने कॉलेज न आने की दरख्वास्त भेजी थी और वह सबसे पहले फरदान ने पढ़ी थी। तब से बस इसी के बारे में सोच रहा था। वो सोचने के बाद फरदान ने कॉलेज के रिसेप्शन से सालिया का नंबर निकलवाया और अपने नंबर से कॉल मिलाई थी। अननोन नंबर देकर सालिया ने कॉल नहीं उठाई। पहली बेल, दूसरी बेल, आखिर तीसरी बेल पर इसने तंग आकर कॉल उठा ली। फरदान ने सबसे पहले सलाम किया था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन है? अब फरदान को सही मायनों में अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसने कॉल ही क्यों की? अब क्या बताएगा कॉल करने की वजह? मुसलसल खामोशी में सालिया फिर बोली थी, किस काम से फ़ोन किया है? आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मैं फरदान शाह आज आप कॉलेज नहीं आई और मुझे आपसे पढ़ाई के मुतालिक काम था, इसलिए कॉल की। अब ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? सालिया तो फरदान शाह की बात सुनकर इतनी हैरान थी कि आगे का सुनकर भी कुछ समझ नहीं आया था। वो सर जो क्लास में इतना सीरियस होकर पढ़ाते थे वो सालिया को फ़ोन कर रहे थे। वाह! सालिया ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, बोलने की हिम्मत कहाँ थी। जी सर आप क्या कह रहे थे? सालिया आज आप कॉलेज नहीं आई, मुझे पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी हैं आप? जी सर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालिया ने जल्दी से कॉल कट करने के लिए ऐसा कहा था, जबकि बुखार अभी तेज़ था और फरदान इसकी बात से पहचान गया था ये ठीक नहीं है। ठीक है मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अल्लाह अल्लाह ये इंसान तो बगैर देखे भी समझ आता है। इसने दिल में सोचा था। इसकी खामोशी पर फरदान एक बार फिर बोला, क्या हुआ? कुछ बोले भी नहीं सर, वो बस थोड़ा-सा बुखार है, जल्दी ठीक हो जाऊँगी। अच्छा चलिए ठीक है, आप दवा ले लें और आराम करें। फरजान की हर बात पर सालिया हैरान होती, आखिर इतना ख़्याल क्यों? जी सर ठीक है, वो बस इतना ही बोली थी। ओके मैं फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर अल्लाह हाफ़िज़। बात तो वो और भी करना चाहता था, लेकिन मज़ीद सालिया को परेशान नहीं करना चाहता था। वो बस इसकी तबीयत पूछना चाहता था, पूछ भी ली। और अब वो सालिया की आवाज़ सुनकर सुकून महसूस कर रहा था। फरजान अपने दिल की कैफ़ियत पर मुस्कुरा उठा। आखिर क्या इस लड़की ने क्यों इसको इतना दीवाना बनाया हुआ था। आज सालिया की तबीयत पहले से बेहतर थी, इसलिए वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। संभल कॉलेज पहले से ही पहुंच गई थी और सालिया आज थोड़ी देर से उठी थी, इसलिए लेट हो गई। बहन भी चली गई थी, इसलिए वो लॉन्च में खड़ी परेशानी से सोच रही थी कि कैसे जाए। इसी वक्त अरसल सामने से आता हुआ नजर आया था। अरसल भाई आप कहाँ जा रहे हैं? अरसल को इसका भाई कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो कुछ बोल ना सका। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्यों तुम्हें कोई काम था? इसके पूछ पर सालिया फौरन बोली थी, जी आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे, मैं आज लेट हो गई हूँ, इसलिए वैन भी चली गई है। अच्छा अच्छा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरसल के हाँ कहने पर वो गाड़ी के पीछे दरवाज़ा खोल कर बैठने लगी, जब अरसल गुस्से से बोला, सालिया मैडम मैं ड्राइवर नहीं हूँ, आपका अपना कज़न हूँ, आगे आकर बैठो। अरसल के इस तरह गुस्से से कहने पर सालिया का दिल किया किसे सुनाए, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि जाना तो इसी के साथ था। पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा। अरसल ने भी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था इस वक्त सालिया गुस्से में है और किसी बात का जवाब नहीं देगी, इसलिए खामोश रहना बेहतर समझा। सालिया गाड़ी से उतरी। इसी वक्त फरजान भी वहां पहुंचा था और सालिया को किसी और के साथ देखकर वो गुस्से की इंतहा पर था। क्लास में भी वजदान बहुत गुस्से में था। वजदान की क्लास के बाद ब्रेक की बेल हुई, सबका क्लास से बाहर निकल गए थे, तब वजदान ने साले को आवाज़ दी थी, साले आप रुके, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। इस बात पर साले को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। संभल और आयशा भी कंटीन चली गई थी। अब क्लास में सिर्फ वजदान और साले थे। जी सर, वजदान की खामोशी पर साले बोली थी, आज आप सुबह किसके साथ आई थी? वो सर वजदान को तक गुस्से में देख कर साले से कुछ बोला न जा रहा था। मैंने कुछ पूछा है आपसे, किसके साथ आई थी? सर वो मेरे ताया के बेटे हैं अरसल भाई। आज सुबह लेट हो गई थी, इसलिए इनके साथ आ गए। वो खुद भी नहीं जानती थी आखिर इतनी वजाहत क्यों दे रही है, लेकिन इसे वजदान का ही रवैया बिल्कुल पसंद ना आया। वजदान ने अपने और इसके दरमियान का थोड़ा फासला भी ख़त्म करते हुए इसके करीब हुआ था और इसको बाजू से पकड़ता हुआ खुद से करीब किया। एक बात मेरी जान कान खोल के सुन ले,
आप सालेहा। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बोला, अगर आज के बाद मैंने आपको अपने इस कज़न के साथ नहीं किसी और के साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। और आप पर सिर्फ वजदान शाह का हक है। बहुत जल्द आपको अपनी मालकियत बना लूँगा, इसलिए खुद को मेरी मानना समझिए। और वजदान शाह की अमानत को नुकसान भी पहुँचे तो बहुत बुरा होगा। आप में तो फिर भी मेरी जान बचती है। मुझे आप हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। वजदान की बात पर वो हैरान रह गई थी। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। इसकी बात पर वजदान का गुस्सा और भी बढ़ गया था। क्या मतलब स्टूडेंट है? निकाह करना चाहता हूँ आपसे, महरम बनाना चाहता हूँ आपको, और आपके लिए बेहतर होगा बहुत जल्द से इस बात को समझ ले। सालिया की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। वजदान ने इसका बाजू छोड़कर इसके आंसू साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इसके हाथ का लम्स अपनी आंखों पर महसूस करते सालिया को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो फौरन से क्लास से बाहर निकली और वजदान सालिया की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया था। सालिया क्लास से बाहर निकली तो आयशा संभल इसी का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? क्या काम था सर को तुमसे? सबसे पहले संभल ने सवाल किया था। यार, मेरे असाइनमेंट में कुछ गलतियां थी तो बस वही बता रहे थे सर। सालिया ने खुद को काफी हद तक नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया था। अच्छा चलो ठीक है, कैंटीन चले, बहुत भूख लग रही है। आयशा के कहने पर वो तीनों कैंटीन चली गई थी। मोहित अभी नहा कर निकला था, शीशे के सामने खड़ा अपने बाल खुश कर रहा था। तब इसके जहन में एक बार फिर सुंबल का ख्याल आया। उफ जालिम हसीना, क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर। हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। बस एक बार तुम सुंबल मोहित बन जाओ, फिर देखना कैसे बदला लेता हूँ तुमसे। वो सुंबल के ख्यालों में गुम खुद से मुखातिब था। अरसल ने फैसला कर लिया था कि शादी अभी ना सही, लेकिन मंगनी वो अभी करेगा ताकि सालिया इसे समझ ले। इसलिए इसने अपने माँ बाप से सालिया के लिए बात करी, जिस पर वो खुशी से राजी हो गए थे, क्योंकि इन्हें सालिया पहले से ही पसंद थी और उन्होंने बगैर देर किए रिश्ता मांग लिया था। इस रिश्ते पर सालिया के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अपनी लाडली बेटी की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। असर की नमाज के बाद सालिया ने सोच लिया था अरसल के रिश्ते से मना कर देगी। रात को खाने के बाद सालिया के वालिद ने इसे अपने कमरे में बुलाया। सालिया बहुत घबराई हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मना करे इस रिश्ते से। आखिर बहुत हिम्मत करके वो अपने पापा के रूम में जा रही थी जब कमरे से अपने माँ-बाप की बातें सुनकर वहीं रुक गई थी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कभी हमारे फैसले को मना नहीं करेगी। बल्कि अभी आप देखिएगा, अब वो आकर खुद इस रिश्ते के लिए रजामंदी बताएगी। ये साला अपने बाप का इतना भरोसा तोड़ने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो छोटे-छोटे कदम उठाते कमरे में दाखिल अपने पापा के पास जाकर बैठ गई थी। जी पापा, आपने बुलाया? बेटा, आपकी अम्मी ने अरसर के रिश्ते का आपको बताया होगा। अब हमें अपना फैसला बताया ताकि हम जल्दी से भाई साहब को जवाब दें। और मुझे अपनी बेटी पर पूरी उम्मीद है, इसका फैसला हाँ में ही होगा। साले का दिल कर रहा था अभी मना करते वहाँ से भाग जाए, लेकिन अपने माँ बाप की मोहब्बत क्या मजबूर थी। जैसा आपको ठीक लगे पापा। इसने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वहाँ से उठकर चली गई। कमरे में आने के बाद सबसे पहले इसने मोबाइल ऑफ कर दिया, क्योंकि वो जानती थी वजदान से ज़रूर कॉल करेगा। और फिर कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके लेट गई तो रोना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में बस वजदान की एक बात घूम रही थी। आप सिर्फ वजदान शाह की हैं, और सिर्फ मेरा हक है आप पर। अब खुद को तैयार कर लें मिसेस वजदान बनने के लिए। अगले दिन एंगेजमेंट की तारीख रखने के लिए सब लोग जमा थे। सुंबल भी बेहद खुश थी। आखिर इसकी सबसे अच्छी दोस्त इसकी कज़न और इसकी भाभी बन रही थी। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंगेजमेंट 3 दिन बाद रखी गई, 3 हफ्ते बाद रखी गई थी। हफ्ते से पहले सालिहा की अम्मी ने इसे घर से निकलने से मना कर दिया था, इसलिए वो कॉलेज भी नहीं जा सकी। लेकिन आयशा और सुंबल आज कॉलेज आई थी। वजदान आज कॉलेज सिर्फ सालिहा की वजह से आया था, लेकिन जब इसे पता चला आज वो नहीं आई, इसलिए वो और गुस्सा हो गया। वजदान अभी कॉलेज की सीढ़ियों के पास से गुजर रहा था, तब इसको आयशा और सुंबल की बातें सुनाई दी थी। यार सुंबल, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ सालिया के एंगेजमेंट के लिए। बस 2 दिन में हम भी सारी तैयारी करनी है और इधर हफ्ते को एंगेजमेंट, बहुत मज़ा आएगा। आयशा सुंबल से बात कर रही थी, लेकिन वजदान के लिए बात ज़हर से कम ना थी। वो इस वक्त गुस्से की इंतहा पर था। अब वजदान को आगे का सोचना था, वो कैसे सालिया को अपना बनाए। वो जानता था अब अगर रिश्ता भी भेज दे तब भी ना ही होगी, इसलिए कुछ और सोचना है। वक्त का काम है गुजरना। 2 दिन भी गुजर गए थे, हफ्ता आके। इन 2 दिन में सालिया एक बार भी दिल से नहीं मुस्कुराई थी। अपने माँ बाप के सामने उनको खुश देखने के लिए तो मुस्कुराती थी, लेकिन दिल से मुतमिन नहीं थी। मगर अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए ये खामोशी से हर फैसला कबूल कर रही थी। शाम के फंक्शन का जोड़ा अरसल ने अपनी पसंद से सालिया के लिए भिजवाया था। सबके लिए बहुत इसरार पर इसने सिर्फ मेहंदी लगाई थी हथेली पर। आयशा और सुमन ने पूरे घर में रौनक लगाई हुई थी। आखिर इनकी दोस्त की मंगनी थी, लेकिन जिसकी मंगनी थी इसे तो खुशी ही नहीं थी। सालिया को समझ नहीं आ रही थी आखिर वो क्यों वजदान को सोच रही है कि उसका दिल कर रहा है बस एक बार इसको देख ले कि इसकी सालिया खुश नहीं है। घर के लॉन में फंक्शन रखा गया था। बहुत खूबसूरती से लॉन को सजाया गया था। करीबी रिश्तेदार आए थे सालिया को तैयार करने के लिए। घर में ब्यूटिशियन को बुलाया गया था। आसमानी रंग की मैक्सी में हल्का सा मेकअप में वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। अरसल भी वाइट शलवार कमीज में बालों को जेल से सेट किए बहुत हैंडसम लग रहा था। सबकी तालियों में दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इसके बाद खाने का एहतमाम हुआ और रात के 11 बजे के करीब सब अपने घर को रवाना हो गए। जिससे किसी को अच्छा सारे कमरे में आने के बाद मुकम्मल बात कितनी देर शीशे के सामने बैठी अंगूठी को देखते जा रही थी। इतनी देर में इस अपने कमरे की खिड़की में से कोई अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत जोर से चीखी, लेकिन वजदान ने इसी वक्त
वक़्त से पहले ही जिसके चेहरे पे अपना हाथ रख दिया था। वजदान अपने चेहरे पर कपड़ा बाँधा हुआ था जिसकी वज़ह से सालिया पहचान ना सकी। अब सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह की थी कि वजदान आया, खिड़की के रास्ते से था और सालिया को उसने बेहोश कर दिया और घर के दरवाज़े से आहिस्ता से बाहर लेकर निकल के और अपनी गाड़ी में बिठा कर आगे बढ़ गया। वजदान ने गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रोकी और सालिया बेहोश थी, इस वजह से इसे बाहों में उठाकर अपने फ्लैट में लाया और अंदर आने के बाद इसने सालिया पर पानी के छींटे मारे। बहुत देर बाद आखिर इसको होश आ गया था। होश में आते ही इसने आंखों के सामने वजदान का चेहरा देखा। वो तो कोई ख्वाब समझ रही थी। जब वजदान ने इसे सहारा देकर बिठाया तो इसे पता चला कि ये ख्वाब नहीं है। मैं यहाँ पर कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लाया है? और आप भी यहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसने एक साथ इतने सवाल कर दिए, फिर रोना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे इतना याद है कि मेरे कमरे में कोई आया था खिड़की से, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ कैसे? सालिया चुप होती तब वजदान कुछ बोलता ना। सालिया बस अब हल्का बिल्कुल खामोश। मैं लाया हूँ आपको यहाँ और बिल्कुल महफूज हैं आप मेरे साथ। वजदान की बात पर जैसे सालिया के 14 तबक रोशन हो गए थे। लेकिन आप क्यों मुझे यहाँ लाए हैं? प्लीज़ मुझे घर छोड़ कर आएँ प्लीज़। इसने वजदान के सामने मिन्नतें करना शुरू कर दी थी। अब सालिया बिल्कुल खामोश हो, अब मेरी बात सुनो। वजदान ने इतनी सख्ती से कहा कि सालिया को इससे खौफ आ रहा था। अभी तुम्हारा मुझसे निकाह होगा इसलिए लाया हूँ। वजदान की बात पर सालिया ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पापा का भरोसा नहीं तोड़ सकती। प्लीज़ मुझे छोड़ दें। मेरी अरसल के साथ एंगेजमेंट हो गई है। प्लीज़ मुझे जाने दें। वजदान सालिया के मुँह से अरसल का नाम सुनकर शदीद गुस्से में आ गया था। अब अगर एक बार भी इस शख्स का नाम अपनी ज़ुबान पर लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? इसने सालिया को बाजू से पकड़ कर देख कर कहा था। इस बार सालिया को बेहद खौफ महसूस हो रहा था वजदान से। 10 मिनट है तुम्हारे पास मौलवी साहबा के आने तक खुद को इस निकाह के लिए तैयार कर लो। इस बात पर सालिया की भी चीख निकली थी। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ आपकी। नहीं करूँगी निकाह, किसी सूरत में नहीं करूँगी आपसे निकाह। इसके बाद वजदान ने मोबाइल पर एक नंबर डाल के और मोबाइल स्पीकर पर रखा था। पहले बेल पर कॉल उठा ली गई थी। सुनो, तुम अभी घर में जाओ और गोली चला दो। साले समझ गई थी वो किसकी बात कर रहा है। नहीं प्लीज़ मेरे मम्मा पापा को कुछ मत करो प्लीज़। इससे पहले बताओ निकाह करोगी? सारे के पास हाँ कहने के सिवा कोई और रास्ता न था। इसे सबसे पहले से ज़्यादा अपने माँ बाप की इज्जत अजीज थी। साला ने रोते हुए सर इस बात में हिला दिया जिस पर वजदान ने कॉल पर शख्स को बोला था। अभी फ़िलहाल कुछ मत करो, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। और कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब भी आ गए थे और उनके साथ गाँव में मोहित भी था। सालिया बिन्ते फ़ारूक, आपका निकाह वजदान शाह से किया जाता है कि आपको निकाह कबूल है? तीसरी बार पूछने पर भी इसने रोते हुए कहा था कबूल है। निकाह के बाद वजदान सबसे बगैर हुआ था। मोहित भी वजदान को मुबारकबाद देकर जा चुका था। सबके जाने के बाद वजदान सालिया के पास आया। आज मुझे अपना आप मुकम्मल लग रहा है क्योंकि अब तुम मेरे पास हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान। वजदान इसे मोहब्बत भरे लहजे में कहता इसके करीब हुआ था जिस पर वो फ़ौरन से पीछे हुई थी। अब क्यों दूर जा रही हो मुझसे? शोहर हूँ मैं आपका। इससे ज़्यादा अब मेरा हक है कि आप पर मिसेज़ वजदान है। ज़बरदस्ती निकाह किया है आपने मेरे साथ। मैं क्या बोलूँगी घर वालों में? सब मुझे बुरा समझेंगे। सालिया की बात पर वजदान बोला था। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं हूँ ना जवाब देने के लिए। आपका महरम, आपका शौहर। इसके लिए ये सोचना छोड़ दे कि कोई आपको कुछ बोलेगा। जिस किसी का आगे बढ़कर इसने सालिया और अपने बीच का फासला भी ख़त्म कर दिया था। उसके माथे पर अपने लब रखे और खुद इसमें से बीछ लिया था और इसे खुद में बीछ लिया था। सालिया ने बहुत कोशिश की दूर हटने की, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। लेकिन अब सालिया को वजदान से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। शायद महरम का असर था। फजर का वक्त होने वाला था। सालिया के दिल में डर था कहीं अम्मी इसके कमरे में ना आ जाए। सालिया अभी भी वजदान की मजबूत एहसास में थी। वजदान, बहुत मुश्किल से इसने खुद में जमा करके इसका नाम लिया था। जी जाने वजदान। वजदान ने बहुत मोहब्बत से जवाब दिया था जिस पर सालिया के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। वजदान ने सालिया को खुद से अलग किया और बोला था, बोलो क्या बात है? वो मैं कह रही थी क्या मुझे घर छोड़ देकर अम्मी अबू मेरे कमरे में आ गए और मैंने ना देखी तो बहुत परेशान होंगे। अच्छा, तो मेरी बेगम को अम्मी का ख्याल है लेकिन अपने शौहर का नहीं, जो बेगुनाह मोहब्बत करता है आपसे। मुझे जाने दे प्लीज़। और अब तो मैंने आपकी बात भी मान ली है, इसलिए पापा को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। हाँ, नहीं करता कुछ क्योंकि अब मेरी जान मेरे पास है, लेकिन मुझसे एक वादा करना होगा। साले ने वजदान की तरफ देखा जैसे कह रही हो फिर अब कौन सा वादा? साले, मुझसे वादा करो हमेशा मेरा साथ दो कि कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। मेरी माँ के बाद तुम वाहिद औरत हो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा है अपने रब से। हर लम्हा तुम्हें मांगा है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो वजदान सालिया के बगैर कुछ भी नहीं है। वजदान इसका हाथ पकड़े से अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। उसे बता रहा था कि किस हद तक उसे चाहता है। साले चाहकर भी वजदान से नफरत नहीं कर पा रही थी। अब वो इसका शौहर था, इसका साया साहिबान। वो कैसे इसे नफरत कर सकती थी? साले ने वजदान का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा था। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ आपका तरीका गलत था, लेकिन आपके जज्बात सच्चे हैं और मैं पूरे दिल से आपके जज्बात की कदर करती हूँ। बस मुझे इस बात का डर है कि अम्मी अबू क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अपने माँ बाप का ख्याल आते ही साले की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। वजदान ने आगे बढ़ के इसके
आंसू को अपने लबों से चुन लिया था। इस हरकत पर साले काँप कर रह गई थी। शर्म और हया से इसने नज़रें झुका ली थी। अब मुझे घर छोड़ आए। अच्छा चलो छोड़ाता हूँ, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मेरी माँ ने समझ कर वजदान की बात पर साले ने हाँ में गर्दन हिलाई थी। जाने से पहले वजदान ने साले के माथे पर अपने लब रखे और फिर इसे घर छोड़ने के लिए निकल गया। आखिरी पेपर इनका बहुत अच्छा हुआ था। अभी तीनों कॉलेज के बाहर खड़ी वैन का इंतजार कर रही थी। इसी वक्त साले के मोबाइल पर मैसेज आया था, आज आप मेरे साथ जाएंगे। आयशा और सुमल को वैन में जाने दें। साले अब सोच रही थी इन दोनों को क्या बोले। यार सुनो, तुम दोनों वैन में जाओ, मुझे एक दोस्त के घर जाना है, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। आयशा की बात पर साले की बात पर आयशा चिढ़ थी। यार साले, तुम्हें क्या आखिर हो क्या गया है? मंगने के बाद तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। अभी चली जाओ अपने दोस्त के घर। चल सुम्बल, इसे जाने दे। वैन आ गई, हम चलते हैं। दोनों के जाते वजदान की गाड़ी सामने आकर रुकी थी। वजदान साले वजदान के बराबर में बैठ गई थी। क्या हुआ, उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? वजदान को साले उदास लगी थी। नहीं हो, बस आयशा और सुमल नाराज हो गई हैं, कहती हैं मैं बदल गई हूँ। अच्छा बोलने तो इन्हें, अभी बस आप और मैं। वजदान की बात पर साले मुस्कुराई थी। सालेहा जी, अरसल आपसे बात तो नहीं करता, मेरा मतलब मंगनी के बाद आपसे ज़्यादा फ्री तो नहीं होता। वजदान की बात पर साले इसकी तरफ देख कर बोली थी। आपको अपनी सालेहा पर यकीन नहीं है? खुद से भी ज़्यादा है, वजदान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। तो बस सालिया वजदान को अपने शौहर का भरोसा रखना आता है। और रही बात अरसल भाई की, तो उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक बार कह दिया मुझसे भी बात ना करिए, अभी मुझे ये सब नहीं पसंद। इसके बाद उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। ये तो अच्छी बात है, और मुझे आपका सालिया वजदान कहना अच्छा लगा। इस बात पर सालिया ने शर्म से नजर झुका ली थी। वजदान ने गाड़ी के रेस्टोरेंट के बाहर रोकी थी। दोनों ने बातें करते हुए खाना खाया। खाने के दरमियान सालिया बोली थी, सुने जी बोल रहे हैं वो, मैं कह रही थी कि घर में कैसे बताएं कि सबको हमारे निकाह का। मेरी जान, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर ना डालो। ये सब सोचने के लिए मैं हूं ना, और मुझसे ज़्यादा जल्दी किसे होगी आपको अपने पास बुलाने की। वजदान की बात पर साला ने इस बात में सर हिला दिया। और कुछ मंगवाऊँ? खाओगी? मंगवाऊँ? नहीं बस मैंने खाना खा लिया, आप घर छोड़ते बहुत टाइम हो गया। हाँ चलो। गाड़ी में बैठने के बाद वजदान बोला था, साले अपनी शर्ट का शीशा ऊपर करो। क्यों? जो कह रहा हूँ वो करो। कहते साथ ही वजदान ने अपनी शर्ट का शीशा भी ऊपर किया। साले इधर देखो जी। वजदान ने आगे होकर इसके होंठों के किनारे पर चावल का दाना अपने होंठों से चुन लिया था। इसकी इस हरकत पर साला ने सख्ती से आंखें बंद कर ली और वजदान का बाजू जोर से पकड़ लिया था। वजदान के दूर होते ही साले ने अपनी आंखें खोली और एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। घर आने के बाद साले पर जैसे अजाब आ गया था, क्योंकि इसकी अम्मी ने इसे बताया कि इसके ताया ने शादी की बात की है और पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं, इसलिए हमने रुखसती के लिए हाँ कर दी है। साले अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुसलसल रो रही थी। सोचकर इसने वजदान को फ़ोन मिलाया था। पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया था। वो बामुश्किल रोते हुए बोली थी, वजदान क्या हो मेरी जान, रो क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? वजदान साले के रोने की आवाज़ सुनकर परेशान हो गया था। वो तायाबू बाबा से शादी की बात की है, बाबा ने हाँ भी कर दी है। 1 हफ्ते बाद रुखसती का कहा है। मैं कैसे निकाह कर सकती हूँ अरसल भाई से? मैं आपकी बीवी हूँ, कैसे बताऊँ सबको? प्लीज़ आप कुछ करें, मैं नहीं कर सकती हूँ ये निकाह। साले मेरी जान, आप सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी, कोई आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। रही बात निकाह की, तो अभी जैसे आपकी अम्मी बोल रही हैं वैसे करो, आगे मैं खुद देख लूँगा। लेकिन अभी आप घर में किसी को कुछ नहीं बताओगे। वजदान की बात पर साले को मज़ीद रोना आ गया था। आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे अम्मी की बात सुन सकती हूँ? फिर आपसे निकाह हो गया और निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, कैसे अम्मी की बात मान जाऊँ? वो चीखने के अंदाज में बोली थी। सालिया बस अब बिल्कुल खामोश है, मेरी बात सुनो। मैं खुद आऊँगा और सबके सामने आपको लेकर जाऊँगा, इसलिए आप परेशान ना हो। आपको यकीन है ना अपने शाह पर? जी आप पर मुझे पूरा यकीन है। वजदान की बातों से सालिया को कुछ सुकून मिला था। 2 दिन बाद आज सालिया का मायूं था। वजदान के कहने पर वो सब कर रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी आगे क्या होगा। वजदान ने इसे बताया था कि बस अपने शौहर पर पूरा यकीन रखे, इसलिए वो खामोश थी। आज बारात का दिन था। मेहंदी से बारात के दिन तक वजदान ने साले को कुछ भी बताने से मना किया था। इसी वजह से सालिया खामोश थी। सालिया बेडरूम में तैयार बैठी थी, दिल में अल्लाह से दुआएं कर रही थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वजदान अपना और सालिया का निकाहनामा लिए हाल में दाखिल हुआ था और बेडरूम की तरफ जा रहा था। इसी वक्त साले के वालिद वजदान के सामने आए थे। जी आप कौन? और बगैर पूछे आप मेरी बेटी के पास कैसे जा रहे हैं? आयशा और संभल भी वजदान को देखकर हैरान थी, इसलिए फ़ौरन इसकी तरफ आ गए थे जहाँ साले के वालिद और वजदान थे। मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। वजदान ने इस तरह जवाब दिया जैसे कोई मजाक हो, लेकिन सुंबल आयशा साले के अम्मी अबू वजदान की बात पर हैरान हुए थे। लड़के, तुम्हारे दिल में जो आएगा बोलते जाओगे, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो भी, और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अंकल मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये रहा हमारा निकाहनामा। साले के अम्मी अबू देखने के बाद बेडरूम की तरफ बढ़ा। क्या आयशा और संभल भी इनके पीछे आए थे? इन सबको वहाँ जाता देखकर अरसल उसके माँ बाप भी इसकी तरफ आ गए थे। साले अपने अबू को इतने गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। कमरे में आते ही निकाहनामा साले के सामने किया। साले, आप बताओ बेटा क्या ये सच है?
साले के अब्बू की आवाज़ में क्या कुछ ना था, इनका प्यार, भरोसा, यकीन। साले के होश खामोश रहने पर वो गुस्से से बोले थे, साले मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ये क्या निकाहनामा सच है? साले ने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया था। वहाँ मौजूद हर शख्स के लिए बात तो किसी तमाशे से कम ना थी। संभल कर फ़ौरन अपने भाई के पास आकर बोली थी, भाई अगर वजदान सर साले को तलाक देते तो क्या आप साले से निकाह करोगे? आप तो इससे मोहब्बत करते हो ना, आप करोगे निकाह? सुंबल को जैसे यकीन था इसका भाई हाँ बोलेगा। नहीं सुंबल, भले साले को तलाक मिल जाए लेकिन मैं अब निकाह नहीं करूँगा। लेकिन भाई मैं जानती हूँ बेकसूर है, आप तो मोहब्बत करते हैं ना इससे। मोहब्बत करता हूँ लेकिन मोहब्बत में इतना भी पागल नहीं हुआ। सुंबल ने सोचा भी नहीं था कि इसका भाई इस हद तक साले से मोहब्बत करता है। अब भाई के लिए संभल को अफ़सोस तो बहुत हुआ था, लेकिन इसे अपने दोस्त पर भी पूरा यकीन था। वो नहीं जानती थी कि कैसे सालिया का निकाह हुआ, लेकिन इसे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि गलती सालिया की नहीं होगी। सालिया के अब्बू ने अपना फ़ैसला सुनाया, इसकी रुखसत इसी लड़के के साथ होगी और आज के बाद ये मर गई है हमारे लिए। अपनी बात मुकम्मल करते ही वहाँ से चले गए थे। इनके पीछे अरसल उसके माँ-बाप भी निकल गए। अब कमरे में सिर्फ आयशा, सुंबल और सालेहा और वजदान थे। सालेहा ने सारी बात सुंबल और आयशा को बता दी, कैसे वजदान ने इसके साथ निकाह किया। आयशा सुंबल ने इसे बहुत समझाया, पानी पिलाया। फिर सुंबल बोली थी, सालेहा भी खामोशी से रुखसती कर लो, चाहे चाचू का गुस्सा वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। तुम इनकी इकलौती बेटी हो, वो ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। रही बात भाई की, तो अल्लाह ने इनके नसीब में भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा, इसलिए प्लीज़ रोना बंद करो। और आयशा, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, प्लीज़ चुप हो जाओ। साले अपनी बहनों जैसी कज़न की बातों पर हैरान थी, जिसकी वजह से इसके भाई का दिल टूटा था। इसको इतनी मोहब्बत से समझा रही थी। साले ने आगे बढ़कर सुंबल को गले लगा रहे, सुंबल मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती, तूने मुझ पर इतना यकीन किया। कुछ देर बाद साले और वजदान की रुखसती हो गई थी। बातें बनाने वालों ने खूब बातें बनाई थी। वजदान सालिया को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गया था। सालिया वजदान से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। पहले शुभ का निकाह और रुखसती भी इस तरह। घर में दाखिल होने के बाद वजदान बोला, आपके कपड़े कबर्ड में हैं, आप चेंज कर लो, बहुत भारी ड्रेस है ये। सालिया वजदान की बात का जवाब दिए बगैर कमरे में आके अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई थी। वजदान बेड पर बैठा सालिया का इंतजार कर रहा था कब वो वॉशरूम से निकले, लेकिन सालिया में हिम्मत नहीं हो रही थी वजदान का सामना करने की, इसलिए खुद को वॉशरूम में बंद किए हुए था। आखिर में तंग आकर वजदान बोला था, सालिया आप बाहर आ रही हैं, या मेरे पास वॉशरूम की चाबी भी है, फिर मेरा तरीका आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खुद बाहर आ जाएं। सालिया फ़ौरन से पहले बाहर निकल आए थे। पिंक कलर के जोर में मेकअप से पाक चेहरा सीधा वजदान के दिल में उतर रही थी। वजदान आगे बढ़ता सालिया के करीब और सालिया को फ़ौरन से अपने बाजू के इज़हार में लिया था। अभी वो सालिया के होंठों पर झुकता कि सालिया बोली थी, बोले इशा भी नहीं। वजदान भी इसकी हालत को समझता हुआ दूर हो गया। अच्छा ठीक है, थक गई होगी, आराम कर लो। कमरे की लाइट ऑफ करता हुआ बेड पर आकर लेट गया था, लेकिन सालिया कब से एक ही जगह पर खड़ी थी। क्या हुआ, आ क्यों नहीं रही वो, मैं कहाँ सोऊंगी? प्रधान को साला के सवाल पर बहुत हैरत हुई थी। क्या मतलब, बेड पर सोना है, ये दूसरी साइड तुम्हारे लिए है, लेकिन एक बेड पर कैसे? वो अपनी उंगलियां मरोड़ते बोली थी, क्या हो गया है? सारे शोहरों में आपका पूरा हक रखता हूँ आप पर, और आप मुझ पर कैसी शर्म आप जल्दी से आकर सोचें। सारे छोटे छोटे कदम उठाती बेड के दूसरी जानिब आकर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद वजदान ने गड़बड़ बदल कर साले को अपने करीब किया था। इसकी सर पर वजदान साले ने वजदान की तरफ देखा, कुछ नहीं कर रहा, बस थोड़ा सुकून चाहिए, वो मिल सकता है। वजदान की बात पर साले ने सर वजदान के सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली थी। रात के वक्त असलम साहब और मिसेज असलम ने अरसल को अपने कमरे में बुलाया था। जी अब्बू आपने बुलाया? हाँ आओ बैठो, बात करनी है। अरसल अपने अब्बू के पास आकर बैठ गया। अरसल हम अभी जो भी बात करेंगे इस पर हमें तुम्हारा फैसला हाँ में चाहिए। कौन सी बात बाबा? बेटा हमने आपके लिए सुंबल की दोस्त आयशा को पसंद किया है। असलम साहब की बात पर अरसल को गुस्सा आ गया था। मामा पापा आप ये कैसे कर सकते हैं? आप जानते भी हैं मैं सुंबल को पसंद करता, मैं सालिहा को पसंद करता था और इसके अलावा किसी से और शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ आप ये बात नहीं करेंगे। अरसल बेटा अब सालिहा किसी और की बीवी है, तुम इसके बारे में ऐसा बोल भी नहीं सकते। अल्लाह ने इसे तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा था। मिसेस असलम ने प्यार से समझाना चाहा, लेकिन एक बात थी कि शादी नहीं करनी। अरसल याद रखना, अगर तुमने हमारे फैसले से इनकार किया तो मर गए हम तुम्हारे लिए, और कभी ज़िंदगी में वापस ना आना हमारे। पापा आप क्या बोल रहे हैं? वैसा नहीं हो मैं क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बस अरसल मैंने फ़ैसला बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है कर लूँगा शादी, लेकिन कभी भी आशा मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। आशा बहुत समझदार बच्ची है, अल्लाह सब बेहतर करेगा, लेकिन मैं अब भी खुश नहीं हूँ। पापा सिर्फ आपके लिए हाँ कर दी है। मेरे बच्चे निकाह में बहुत ताकत होती है, निकाह के बाद खुद तुम्हें इससे मोहब्बत हो जाएगी। असल वहाँ से खामोशी होकर चला गया था। सब कर सकता था, लेकिन अपने माँ बाप को नाराज़ नहीं। आज वजदान और मोहित काफ़ी टाइम बाद मिले थे। हाँ हाँ अब तो शादी हो गई है, कहाँ मैं बेचारा याद आऊँगा। मोहित ने अपना रोना शुरू कर दिया था। नहीं पागल, तुझे थोड़ी ना भूल जा सकता हूँ, तो मेरी जान है। बस कर भाई, मुझे साले भाभी ना समझ, तो तेरी बाहों में आ जाएगी। मोहित की बात पर वजदान ने कहकर लगाया था, यार वजदान क्या सुंबल से मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं इसे अल्लाह से इतना मांगता हूँ, वो मुझे नहीं मिल सकती। बस मुझे इसके घर का एड्रेस भी मिल जाए तो मैं अम्मी को बात करने के लिए भेज दूँ।
मोहित ने अपने दिल की बात भी बताई थी। यार तो वाकई संभल से इतना प्यार करता है। मैं तो समझा था तेरा वक्ती जुनून है, लेकिन यहाँ तो पहली नज़र का इश्क है। अच्छा चल परेशान ना हो, मैं साले से संभल के घर का एड्रेस पूछूंगा कि अल्लाह बेहतर करेगा। बारिश की वजह से घर की लाइट चली गई थी। साले को बारिश से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन एक तो आज वो घर में अकेली थी, फिर बारिश की आवाज़ से ना चाहते हुए भी इसे डर लग रहा था। ज़ुबान पर बस एक ही बात थी, या अल्लाह वजदान को प्लीज़ जल्दी से भेज दे, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज़ जल्दी भेज दें। बिजली की तेज़ से आवाज़ से इसे और भी ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। वह जगह बैठ कर रो कर दुआ कर रही थी, अल्लाह मुझे बहुत डर लग रहा है, अब जल्दी से भेज दे वजदान को। वजदान ने जल्दी से टायर पंक्चर बनवाया, घर पहुंचा था पहले से। वजदान के पास घर की चाबी मौजूद थी, इसलिए दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था, लेकिन सालिया को घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो इसे लगा कोई चोर आ गया है, इसलिए अपनी जगह पर बैठी खामोशी से डर के मारे आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। इसी वक्त वजदान भी कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे की वजह से इसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सालिया तो वैसे भी इसके एक कोने में खामोशी से बैठी रो रही थी। वजदान को बेड के कोने के पास सालिया का दुपट्टा नजर आया। इसे समझ आ गया, वो आस्ते से चलता हुआ इसके करीब आया, इसके पास ही ज़मीन पर बैठ गया था। उसके हाथ अपने हाथों में लिए थे। सालिया को जैसे करने लगा, दूर हो, हटो मुझसे, मेरे करीब मत आना। वजदान ने आगे बढ़कर सालिया को खुद में पेश लिया था। जान, मैं हूँ आपका शाह, देखो इधर मैं आ गया हूँ, कोई दूसरा नहीं है। वजदान की बात सुनकर सालिया भी सख्त इसके गले लगकर रोने लगी। आप कहाँ थे? आपको अंदाजा भी है मैं कितना डर गई थी? मुझे लगा कोई और घर में आ गया है। इसने वजदान को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि अभी छोड़ेगी तो वजदान चला जाएगा। वजदान ने सालिया को बेड पर बिठाया और किचन में जाकर मोमबत्ती जलाई और कमरे में लेकर आया था। मोमबत्ती की वजह से कमरे में थोड़ी रोशनी हो गई थी, लेकिन बारिश अभी मुसलसल हो रही थी। वजदान ने आगे बढ़कर सालिया की आंखों पर अपने लब रखे थे। सालिया भी खामोशी से वजदान के लम्स महसूस कर रही थी। असल में तो सालिया की जान तब निकली जब मुश्किल में आई थी, जब वजदान ने सालिया को बोलने का मौका दिए बगैर इसके लबों को अपनी कैद में लिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सालिया को समझ ना पाई। सालिया ने वजदान की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था। इसने बहुत कोशिश की वजदान को दूर करने की, लेकिन हर बार वजदान अपनी गिरफ्त और मजबूत कर लेता। बहुत देर बाद वजदान ने इसके लबों को नरमी से साथ किया, जिस पर सालिया ने अपनी रुकी सांस बाहर की थी। वजदान के छोड़ने पर सालिया ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया था, शर्म के मारे। सालिया की सर पर वजदान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी जान, जितना शर्माना है शर्मा लो, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता। बहुत वक्त दे दिया आपको, बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मुझे मेरा हक और कितने हक से कितना दूर रखेंगी? ऐसे ही तरपा तरपा कर मारने का इरादा है क्या? वजदान ने सालिया का रुख अपनी तरफ करके मोहब्बत से बोला। आखिर सालिया भी कब तक दूर रहती है? वजदान का हक था और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिला चुका था। बताओ, इजाज़त है? वजदान के पूछने पर सालिया ने मुस्कुराकर नजर झुका ली। वजदान को सालिया की इस अदा पर टूटकर प्यार आया था, तभी वो सालिया को बेड पर लेटा था, इस पर झुका, दोनों पर कम्फर्ट ठीक किया था। वजदान ने सालिया के होंठों से होते हुए इसकी गर्दन तक आया था, फिर इसकी कमीज की डोरी खोली तो सालिया के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सालिया के बोलने पर वजदान ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रखी थी। अभी कुछ नहीं, बस मुझे महसूस करो, अपनी बात कहता वो वजदान इस पर शिद्दत लुटा रहा था। दोनों ही एक दूसरे में मगन थे। बारिश भी वक्फे वक्फे से हो रही थी और आज बारिश की यह हसीन रात दोनों के लिए बेहद खूबसूरत थी। वजदान सालिहा पर अपनी मोहब्बत शिद्दत जज्बात से इस रात को हसीन बना गया था। अरसल की अम्मी ने आयशा की अम्मी को पहले ही अपने आने का बता दिया था। शाम के वक्त अरसल के माँ-बाप और सुंबल आयशा के घर में मौजूद थे। सारे बड़े डाइनिंग रूम में बैठे थे और सुंबल आयशा के कमरे में इसके साथ थी। अरसल के वालिद ने बात का आगाज़ किया। भाई साहब, हम आज आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। जी ज़रूर, अगर मेरी बस में हुआ तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। भाई, हम आपकी आयशा के लिए अरसल का हाथ मांगने आए हैं। अरसल को आप अच्छे से जानते हैं, आप आराम से सोच समझ कर फैसला करें और फिर हमें जवाब दें। बहुत उम्मीद के साथ आए हैं, इंशाल्लाह जवाब भी अच्छा ही होगा। असल वाक़ई बहुत अच्छा लड़का है, माँ बाप का फरमाबरदार भी। हमें तो पसंद है, लेकिन हम आयशा से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। जी भाई, आप आयशा बेटी से पूछें, फिर हमें जवाब दीजिएगा। जी ज़रूर ज़रूर। डॉक्टर, सालिया की तबीयत कैसी है? जी कोई परेशानी की बात नहीं है, इस हालत में ऐसा होता है क्या? मतलब कैसी हालत में? वजदान को अब टेंशन हो रही थी। डॉक्टर ने सालिया को पहले ही बता दिया था वो माँ बनने वाली है, इसलिए सालिया खामोशी से नजर छुपाए बैठी थी। मिस्टर वजदान, आपकी मिसेज माँ बनने वाली हैं और आप बाबा। डॉक्टर की बात पर वजदान ने मुस्कुराकर सालिया की तरफ देखा, जिसने शर्मा कर पलकें झुकाई थी। आपका बहुत शुक्रिया, आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और पहला बेबी है तो केयर बहुत ज़रूरी है। जी जी डॉक्टर, मैं बहुत ख्याल रखूँगा सालिया का। पूरे रास्ते वजदान वापस सालिया की तरफ मोहब्बतबाज नज़रों से देखता रहा था। सालिया भी खामोशी से वजदान की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। घर पहुँचने के बाद वजदान आराम से सालिया को कमरे में लाया था। थोड़ी देर में वजदान किचन से बनाना शेक बना कर ले आया था। वजदान ने, क्या हो गया है आपको? मैं ठीक हूँ। वजदान ने सालिया को खामोश करवा के शेक पिलाया, फिर सालिया को बेड पर लेटाया, खुद भी इसके बराबर लेट गया। वजदान के लेटने के बाद सालिया ने वजदान के सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली थी। आज मोहित की अम्मी सुंबल के घर रिश्ता लेकर जा रही थी।
शाम के वक्त मोहित की अम्मी और खाला संभल के घर मौजूद थी। बहुत एहतराम से मोहित की अम्मी और खाला को बिठाया गया था। इस वक्त तक घर में संभल के अब्बू और भाई मौजूद नहीं थे। जब संभल की अम्मी को पता चला कि वो लोग संभल के रिश्ते के लिए आए हैं तो वो बोली थी, बहन अभी तो संभल के अब्बू और भाई घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आने वाले होंगे, उनके सामने हम बात करते हैं। जीजा साहब को मुनासिब लगे मोहित की खाला ने जवाब दिया था। थोड़ी देर बाद बातों के बाद संभल के वालिद और भाई भी आ गए थे। संभल की अम्मी ने पहले ही फोन करके बता दिया था कि संभल के रिश्ते के लिए लोग आए हैं, आप जल्दी घर आ जाएं। नानी रूम में दाखिल होते ही सबको मुश्तरी का सलाम किया। वालेकुम सलाम। मोहित की एक खाला और अम्मी ने जवाब दिया था। मोहित की अम्मी ने बात शुरू की, भाई हम आपकी बेटी संभल का रिश्ता लेकर आए हैं। मोहित ने संभल को कॉलेज में देखा था, तब से बहुत पसंद करता है। किसी भी गलत तरीके से मेरे बेटे ने संभल से रब्ता करने की कोशिश नहीं की। मोहित के अब्बू की वफात के बाद इस दुनिया में हम माँ बेटा एक ही दूसरे का सहारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहित की अच्छी जॉब है। उम्मीद करती हूँ आपका जवाब हाँ में होगा। बच्चे से मालूमात लेकर बेटी का मामला है, फिक्र तो होती है। जी बहन, हम मालूमात वगैरह कर लें। संभल के अब्बू ने जवाब दिया था, आंटी आप हमें मोहित की कोई तस्वीर वगैरह दिखाएं। जी बेटा, मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको। अरसर की बात पर उन्होंने अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर संभल की अम्मी को दी थी। जब तस्वीर अरसर ने देखी तो इसे लगा मोहित को पहले भी कहीं देखा है। दिमाग पर जोर डालने के बाद याद आया कि साले और वजदान की रुखसती के वक्त मोहित भी वजदान के साथ मौजूद था। आंटी एक बात पूछनी थी आपसे, मोहित का वजदान से क्या ताल्लुक है? जिस बात का डर था वही हुआ। सवाल अरसल ने कर दिया था मोहित की अम्मी से। जहाँ मोहित की अम्मी घबरा की थी इस सवाल से, वहीं संभल के माँ बाप अरसल को हैरत से देख रहे थे, क्योंकि इन्हें कुछ खास याद नहीं था कि रुखसती में मोहित भी वजदान के साथ मौजूद था। बेटा, वह मोहित और वजदान बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके जवाब पर संभल के वालिद के चेहरे के भी तासुरात बदले थे। बहन माफ़ करिएगा, लेकिन आपके बेटे के दोस्त का जिक्र हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। बचा तो आपको मालूम हो गया कि अभी मोहित की अम्मी कोई जवाब देती कि सलाम की आवाज़ पर तो उसे जाने देखा जहाँ साले के माँ बाप खड़े थे। साले के वालिद अपने बड़े भाई को बताने आए थे कि उन्होंने वजदान और साले को माफ़ कर दिया है। इस बात का इन्हें बिल्कुल भी इल्म ना था कि संभल के रिश्ते के लोग आए हैं। वालेकुम सलाम। संभल के वालिद ने जवाब दिया। दोनों भाई बगल घेरे हुए थे। साले और अरसल के रिश्ता जो भी था, लेकिन दोनों भाइयों में कोई नाइतफाकी नहीं थी। साले के वालिद ने सवाली नज़र से मेहमानों की तरफ देखा तो संभल के वालिद ने जवाब दिया था, ये लोग संभल के रिश्ते के लिए आए हैं और इनका बेटा वजदान का बहुत अच्छा दोस्त भी है। दोनों भाई ड्राइंग रूम से बाहर आ गए तो संभल के वालिद ने सारी बात बता दी। भाई, अगर मैं आपको एक मशवरा दूँ तो आप सुनेंगे? संभल मेरी भी बेटी है और मैं इसके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता। और हाँ, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई, अभी आप इस रिश्ते से मना नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच कर मना करेंगे कि मोहित वजदान का दोस्त है तो यकीन करें बहुत गलत फैसला होगा। और फिर साले और वजदान की माफ़ी वाली बात सारी बता दी। भाई, मैं भी आपको यही बोलूँगा कि सोच समझ कर फैसला करें। वजदान से मिलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ वजदान बुरा लड़का नहीं है, इसका तरीका गलत था, लेकिन अल्लाह ने एक हिदायत है बच्चों को। वो सब तो ठीक है, लेकिन अरसल को तो तुम जानते हो, वो हाँ नहीं करेगा। आखिर भाई है संभल का, इसकी रजामंदी भी तो ज़रूरी है। संभल आप भाई, आप अरसल की वजह से संभल का साथ गलत ना करें। आपके सामने की बात है सालेहा की, और मोहित संभल को पसंद करता है। इनकार करने पर अल्लाह ना करे कोई गलत कदम उठाए। और अरसल की बात है तो मैं इसे खुद समझाऊंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जब डाइनिंग रूम में दाखिल हो तो सभी परेशान थे। बहन, अगर हमारी रजामंदी हुई तो आपको फ़ोन करके बता देंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। इनके जवाब से मोहित की अम्मी को थोड़ा हौसला मिला था। जी भाई, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। आज का दिन सुंबल और आयशा दोनों की फैमिली के लिए खुशी का था। सब्र और बर्दाश्त रखना था तो सिर्फ अरसल था, जो खुद को हर लम्हे नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। बहुत मालूमात के बाद सुंबल के वालिद को मोहित का रिश्ता पसंद आया था। और रही बात अरसल की, तो सबने इसको बहुत समझाया था और अरसल अपनी बहन की खुशियों की खातिर कुछ ना बोला था। बहुत मालूमात के बाद सुंबल के वालिद को मोहित का रिश्ता पसंद आया था। रही बात अरसर की, तो सबने इसको बहुत समझाया था और अरसर अपनी बहन की खुशियों की खातिर कुछ ना बोला। सालिया ने भी हामी भर ली थी। वो अलग बात है कि सालिया की मुलाकात मोहित से कुछ अच्छी नहीं थी और जब भी बात हुई लड़ाई होती थी दोनों की। लेकिन एक बात सालिया ने ज़रूर दिल में कबूल की थी। लेकिन एक बात इसने दिल में कबूल की थी कि मोहित की नज़रों में इसके लिए इज्जत थी। बात करते हुए एहतराम होता था। इन सब का सच्चा इसका रिश्ता बेचा था और सबसे सच्चा सबूत इसका रिश्ता बेचा था। आज साले और संभल दोनों की फैमिली संभल के घर मौजूद थी। साले अपने ताया के पास बैठी इनसे दिल से माफ़ी मांग रही थी। ताया अब्बू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ताया अम्मी, आपका भी बहुत दिल दुखाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। वजदान भी साले के साथ माफ़ी मांग रहा था। आंटी, हम दोनों को माफ़ कर दें, आप हमारे बड़े हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। सालिया के ताई ने बेटियों की तरह सालिया को चाहा था, इसलिए दिल से दोनों को माफ़ कर दिया। आज मोहित और संभल, आयशा और अरसल दोनों का निकाह रुखसती थी। संभल और आयशा दुल्हन के रूप में बेहद प्यारी लग रही थी और अरसल और मोहित भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहे थे। दोनों का कपल एक दूसरे के लिए मुकम्मल था। सबकी दुआ में दोनों का निकाह हो गया था।
फिर रुखसती का वक़्त भी आ गया। वक़्त हर लड़की के लिए मुश्किल होता है। सुंबल और आयशा के लिए भी ये वक़्त मुश्किल था, अपने माँ-बाप का घर छोड़कर जाना। सुंबल अपने माँ-बाप के गले लगकर खूब रोई थी, फिर अरसल के गले लगकर रोई। फिर भाई आपने मेरी खुशी की खातिर आयशा का बहुत ख्याल रखना है, चाहते हुए भी अरसल को विदाई देना नहीं बोली थी। आयशा भी अपने माँ-बाप के गले लगकर रोई थी और फिर तीनों दोस्तों का एक-दूसरे के गले लगकर रोना था। सुंबल जो कभी मोहित के सामने नहीं घबराई थी, लेकिन अभी इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। कमरे में के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसके दिल की धड़कनें और तेज़ हुई थी, बल्कि खुद ब खुद शर्म और हया से झुक गई थी। मोहित को इसके रूप से इश्क हो रहा था। कमरा बंद करके वो सुंबल के पास आकर बैठ गया था। बहुत मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया, आगे होकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। इसके लम्ब से संभल कर काँप कर रह गई थी और आंखें बंद कर ली। मेरी जान, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, जितना मैंने सोचा था इससे भी बहुत ज़्यादा प्यारी। सुंबल ने शर्मा कर नज़र झुका ली थी। यार कब से शर्माई जा रही हो, मेरे लिए कुछ तो बोलो। अब सुंबल को शरारत सोची थी। तुम तो बस सही लग रहे हो। देखो सुंबल, तुम नहीं, यहाँ पर। मोहित थोड़ा मुस्लिम गुस्सा दिखाते हुए बोला था। तुम सुंबल और ज्यादा तंग कर रही थी। सुंबल का तुम बोलना बंद ना हुआ तो मोहित ने इसके होंठों को अपने कैद में ले लिया था। और थोड़ी देर में मोहित इसके होंठों पर अपनी शिद्दत और ज्यादा बढ़ाता जा रहा था। सुंबल की हालत गैर होती जा रही थी। इसने सुंबल के लबों को नरमी से आज़ाद किया था। मोहित के छोड़ते ही सुंबल ने अपनी रुकी हुई सांस को बहाल किया था। बोलो, क्या बोल रही थी? मोहित की नजर अब इसके गुलाबी होंठों पर थी। इसकी नज़र अपने होंठों पर महसूस करके सुंबल फौरन चंबल गई थी। नहीं नहीं, सच्ची मैं आपको कुछ नहीं बोल रही। इसके आप बोलने पर मोहित के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो आगे होकर सुंबल के दोनों होंठों को नरमी से छूकर पीछे हुआ। अच्छा छोरे इंसान, संभल बड़बड़ाई थी। क्या कुछ बोल रही हो? कुछ भी तो नहीं। फिर मोहित ने रिंग का डब्बा सुंबल की तरफ बढ़ा था। मुंह दिखाई का तोहफा है। सुंबल को रिंग वाकई बहुत पसंद आई थी। थैंक यू, ये सच में बहुत प्यारी है। मोहित इसकी यही मुस्कुराहट तो चाहता था। और मेरा गिफ्ट? मोहित की बात पर सुंबल परेशान हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था आपको भी गिफ्ट देना है। मैं लाई नहीं, लेकिन गिफ्ट तो तुम्हें हर हाल में देना है। लेकिन मेरे पास नहीं है। टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ गिफ्ट कैसे देना है। इसकी बात का मतलब समझ कर सुंबल फौरन शर्म से लाल हुई थी। हर लड़की की तरह आयशा के भी बहुत से ख्वाब थे, लेकिन वो जानती थी इसकी ज़िंदगी में अभी मुश्किलात आनी है। अरसल आयशा से कुछ फासले पे बैठा था और एक चेन इसकी तरफ बढ़ाई थी। आपकी मुँह दिखाई का गिफ्ट। लेकिन एक बात, इस गिफ्ट से ये नहीं समझना मैं आपको बीवी का मुकाम दे सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन प्लीज़ अभी आप मुझसे कोई उम्मीद ना लगाएँ। अरसल के इतने सख्त रवैये पर आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। अब रो नहीं, मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करूँगा, हर ज़रूरत पूरी करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी इस रिश्ते को कबूल करना मेरे लिए मुश्किल है। आयशा को मुसलसल खामोश देखकर वो फिर से बोला था। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आयशा ने खामोशी से गर्दन हिला दी थी। आप चेंज कर ले और सो जाएं। आशा खामोशी से वॉशरूम में चली गई थी चेंज करने, लेकिन वॉशरूम में जाते ही इसके सब्र की गई बर्दाश्त खत्म हो गई थी और फिर फूट फूट कर रो दी। वह अरसल अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। 2 महीने बाद सुंबल, मोहित, आयशा, अरसल दोनों की शादी को 2 महीने गुजर गए थे। इन 2 महीनों में अरसल में बहुत सी तब्दीलियाँ आई थी। ना तो वह आयशा से नफरत करता था, ना ही गुस्सा। आयशा की मोहब्बत, इसका प्यार, खलूस अच्छे जज्बात ने अरसल को बदल दिया था। अरसल एक बार फिर ज़िंदगी की तरफ लौट आया था। जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत ना करें तो मोहब्बत इनसे ज़रूर करें। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपके लिए सच्चे जज्बात रखते हैं, कदर करें ऐसे लोगों की। सुंबल मोहित के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। फजर की नमाज़ पढ़कर मोहित कमरे में आया तो सुंबल तिलावत कर रही थी। वो सुंबल के पास ही बैठ कर तिलावत सुन रहा था। तिलावत मुकम्मल करने के बाद सुंबल ने मोहित पर दम किया तो मोहित मुस्कुरा दिया तो सर इसकी गोद में रख कर लेट गया था। सुंबल आस्ते से मोहित के बालों में हाथ फेर रही थी तो मोहित के पूरे वजूद में सुकून हो गया था। मोहित जी बोला। मोहित ने आंखें बंद करके ही जवाब दिया था। मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? सुंबल के सवाल पर मोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। क्यों, मेरी बेगम को कोई शक है मेरी मोहब्बत पर? सामने से मोहित ने सुंबल से सवाल किया। नहीं, मुझे आप पर नहीं, आप पर आपकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। आपके साथ मैं खुद को महफूज समझती हूँ। मोहित, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। कोने आपके होने से मुझे अपना आप मुकम्मल लगता है, अच्छा लगता है। सुंबल मोहित के सीने से लगी रोते हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। शादी का बाद आज पहली बार सुंबल ने खुद से मोहब्बत का इजहार किया था। मोहित ने सुंबल को खुद से बेहद करीब करके खुद में पेश लिया था। मेरी जान, हम दोनों का एक दूसरे के लिए मुकम्मल, और मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह हर मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डालते। मोहित, एक बात पूछूं? सुंबल अभी इसके सीने से लगी थी। हाँ मोहित, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आपने अल्लाह से मुझे इतना मांगा, मुझे इतना चाहा, आपने देखे अल्लाह ने बगैर किसी आजमाइश के हमें एक दूसरे का महरम बना दिया। सुंबल की बात पर वो मुस्कुरा दिया था। सुंबल, एक बात याद रखना, अगर अल्लाह दिल में डाल सकते हैं ना तो नसीब में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। मांगे तो सिर्फ अल्लाह से। सुंबल मोहित से अलग होते हुए बोली थी। लेकिन मोहित, वजदान भाई भी तो साले से कितनी मोहब्बत करते हैं, फिर इनके लिए इतनी आजमाइश क्यों? उन्होंने भी तो साले को मांगा था। सुंबल, ये तो सच है, वजदान भाभी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इसका तरीका गलत था। वो मोहब्बत में पागल हो गया था। हो गया था, लेकिन वो
अल्लाह ने भाभी को सारे रिश्ते लौटा दिए हैं, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। जी, मैं जल्दी से आपको नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी भी उठ गई होंगी, मैं इन्हें देख लूँ। अरसल को सुबह से बहुत तेज़ बुखार था और आशा इसकी खिदमत में लगी हुई थी। आशा, मेरे कपड़े निकाल दो, ऑफ़िस जाना है। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आज आराम कर लें, नहीं जाना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी आ जाओ। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना और जल्दी आ जाना। हाँ, ठीक है। अरसल इसकी इतनी फ़िक्र पर मुस्कुरा दिया था। अरसल ऑफ़िस के लिए निकल रहा था जब आयशा ने पीछे से आवाज़ दी थी, सुने। हाँ, बोलो। आयशा फ़ौरन भागकर अरसल के पास गई, बहुत सी सूरतें पढ़ के फूँकती थी। अरसल आयशा के इस अंदाज़ पर दिल से मुस्कुराया, उसके माथे पर बोसा दिया। साले, ये देखो कितनी प्यारी तस्वीर है हमारी बेटी की। हमारी बेटी भी ऐसी ही होगी। वजदान ने मोबाइल से एक तस्वीर साले को दिखाई थी। वजदान, माशाल्लाह कितनी प्यारी है ना। हाँ, माशाल्लाह, मुझे तो बहुत इंतज़ार है साले। वजदान साले को अपने हिसार में लेते हुए बोला, तो मुझे आपसे भी ज़्यादा। देखना साले, मैं अपनी बेटी को शहज़ादी की तरह रखूँगा और ख्वाहिश पूरी करूँगा। हाँ, मुझे भूल जाएँगे साले, मुँह पर सुड़ते बोली थी। तो वजदान साले को की सदा पर टूट कर प्यार आया था। हाय, कौन बदनसीब होगा जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को भूल जाए। हाँ, भूल कर तो दिखाएँ, फिर बताती हूँ मैं आपको। शाम के वक़्त अरसल घर आया था। आयशा जो इसी के इंतज़ार में लास्ट में बैठी थी, अरसल के आते ही फ़ौरन इसके हाथ से बैग लिया था। अम्मी-अब्बू कहाँ हैं? वो अपने चाचा-चाची की तरफ गए हैं। अम्मी ने कहा है रात को देर तक आएँगे। और हाँ, अम्मी कह रही थी अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो हम शाम में वहीं आ जाएँ। नहीं, मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम्हें जाना है तो छोड़ आता हूँ, फिर मैं आकर सो जाऊँगा। नहीं, मैं आपके साथ घर रहूँगी। अरसल भी तो यही चाहता था। इस वक़्त आयशा इसके पास रहे, नज़रों के सामने रहे। अच्छा, ठीक है, मैं कमरे में हूँ, पानी ला दो। जी, मैं खाना कमरे में लेकर आती हूँ। नहीं आयशा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। जी, मैंने आपके इंतज़ार में खाना नहीं खाया। छोड़ो, मैं लाती हूँ पानी। अच्छा, ले आओ, तुम्हारे साथ खा लूँगा। अरसल ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। आयशा जल्दी से किचन की तरफ गई थी। आयशा कमरे में गई तो अरसल लेटा हुआ था। उठ जाए। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया था। आयशा कमरे की लाइट बंद कर दी। मेरे सर में दर्द है बहुत ज़्यादा। आयशा फ़ौरन से परेशान हो गई थी। आगे होकर आयशा ने अरसल का माथा छुआ तो बुखार की वजह से बहुत गर्म था। अरसल, आपको इतना तेज़ बुखार है, मैंने मना किया था ऑफ़िस ना जाएँ, लेकिन आप सुनते कम हैं। अच्छा, बाद में गुस्सा कर लेना। अभी लाइट बंद करो। आयशा लाइट बंद करके अरसल के पास आके बैठ के उसका सर दबाने लगी। आयशा के नरम हाथों के लम्स इसे सुकून मिल रहा था। अरसल ने तकिए से सर हटाकर आयशा की गोद में रख लिया था। अब ज़्यादा सुकून की नींद आई कि अरसल की बात पर आयशा मुस्कुरा दी और इसके माथे पर अपने लब रख दी और फिर आराम से सर दबाने लगी। अरसल बहुत जल्द नींद में चला गया था और अरसल जो सुकून से सोता देखकर आयशा ने भी सुकून मिल रहा था, क्योंकि एक बीवी का सुकून इसके शोहर में से होता है। सो डियर रीडर्स, ये नावल इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे तो ख़त्म हो रहा है। और नावल का नाम है मेरा इश्क, इसका राइटर है फैसल भट्ट, लेकिन मुझे ये नावल थोड़ा इनकम्प्लीट लगा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो तीनों की स्टोरी कंप्लीट हो गई है, मतलब फिर भी मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगा है। लेकिन हो सकता है कि मुझे इस तरह का लग रहा हो, या ये भी हो सकता है कि लास्ट के कुछ सीन मिसिंग हो। मुझे जो पीडीएफ दिया गया मैंने तो वही पढ़ना है, लेकिन पता नहीं, लेकिन शायद मुझे लगा, हो सकता है आप लोगों को ना लगे। तो आप लोगों को कैसा लगा नावल? अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें। और मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि मैं सेकंड मैरिज नावल लेके आऊँगी, तो इंशाल्लाह ताला कल आएगा। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं सेकंड मैरिज तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।